तो वेलकम क्लास, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर जिसका नाम है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर एक ऐसा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है और ये एक इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इन 4 सिस्टम को अफेक्ट करती है। जैसे नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्किन, नंबर 3 जॉइंट्स, नंबर 4 हार्ट। ठीक है, तो इन 4 ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीज होती है रोमेटिक फीवर, जो कैसी है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, नॉन सुपरेटिव डिजीज है। नॉन सुपरेटिव का मतलब जहां पे कोई पस का फॉर्मेशन नहीं होता। इन 4 सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन, स्किन, जॉइंट्स एंड हार्ट। ब्रेन, स्किन और जॉइंट्स तो एक टाइम पे आके ठीक भी हो जाते हैं इस डिजीज से, लेकिन जो हार्ट पे जो डैमेज होता है ना, वो काफ़ी सीवियर होता है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये डिजीज। ये डिजीज जो होता है मेनली अफेक्ट करते हैं ओल्डर चिल्ड्रंस को। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रंस मतलब जिन चिल्ड्रंस की एज 5 to 15 के बीच में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, दिस इज रोमेटिक फीवर। इसको कभी कभी बच्चे प्यार से रोमांटिक फीवर भी बोल देते हैं। एक ऐसा फीवर जो दिल पे और दिमाग पे चढ़ जाता है, जिससे स्किन लाल हो जाती है और हड्डियां टूट जाती हैं। वो कौन सा फीवर है? रोमांटिक या रोमेटिक फीवर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रोमेटिक फीवर। इट इज अ, पहले 2 लाइन लिखिए जो मैंने आपको अभी बताई है। इट इज अ ऑटो इम्यून, एक ऑटो इम्यून इंफ्लामेटरी डिजीज है। ऑटो इम्यून इंफ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून इंफ्लामेटरी डिजीज है एंड नॉन सुपरेटिव डिसऑर्डर, नॉन सुपरेटिव का मतलब है, नॉन सुपरेटिव मतलब जिसके अंदर कोई पस फॉर्मेशन नहीं होती। नॉन सुपरेटिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स स्किन, ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जॉइंट्स एंड हार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन और मैंने अभी बताया, इट इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर इन, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर इन ओल्डर चिल्ड्रन जिनकी एज 5 to 15 के बीच में है। तो इट इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर, इट इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर इन ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन मतलब 5 to 15 ईयर्स के बीच बच्चे वाले। ठीक है, जिनकी एज 5 to 15 ईयर्स है। ठीक है, इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, और अगर बात करें जाए यंगर चिल्ड्रन की, ये तो मैंने बता दिया कि भाई ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, रोमेटिक फीवर। लेकिन अगर बात करा जाए यंगर चिल्ड्रन के अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर, तो अगर मैं यंगर चिल्ड्रन की बात करूं तो यंगर चिल्ड्रन के अंदर होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, इन यंगर चिल्ड्रन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये है आपका रोमेटिक फीवर। अंडरस्टैंड, एक ऐसा ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, जो नॉन सुपरेटिव डिसऑर्डर यानी जहां पे कोई पस का फॉर्मेशन नहीं होता, जो अफेक्ट करता है स्किन, ब्रेन, जॉइंट्स और हार्ट को। बस ये मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट फेलियर है ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर, और यंगर चिल्ड्रन के अंदर कोज ऑफ हार्ट फेलियर है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। ठीक है, अब बात करते हैं इसका इंसिडेंस, कि ये किन के अंदर सीन होता है, किन किन एज के किस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है इंसिडेंस।
नाउ वी टॉक अबाउट इंसिडेंस। तो देखो, ये मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया, इसका इंसिडेंस होता है 5 to 15 ईयर्स के बच्चे के अंदर, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट अकर्स 2 to 3 वीक आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के 2 से 3 वीक बाद ये देखने को मिलता है। और 2 से 3 वीक बाद स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन कौन सा, जो फेरिंग्स को अफेक्ट करे, फेरेंजाइटिस हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट अकर्स, इंसिडेंस के अंदर इट अकर्स 2 to 3 वीक्स, ठीक है, 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, ठीक है। और ये है इंपॉर्टेंट लाइन, और इस लाइन को कीजिए आप हाईलाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये 2 से 3 वीक आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, और ये स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो कंप्लीटली ट्रीट ना हुआ हो, उसकी वजह से होती है रूमेटिक फीवर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ये स्टार्ट होती है स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन से। पहले, सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे जो थ्रोट होता है ना, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन होता है, किस वजह से हुआ है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, तो इस बैक्टीरिया या इस एंटीजन के खिलाफ अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है इस बैक्टीरिया को किल करने से के लिए। तो अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी, ठीक है। ये एंटीबॉडी बनती है ना, इस बैक्टीरिया पे आकर अटैक करती है और इसको किल करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनती है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ना, जो ग्रुप ए बीटा हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया है इसका पूरा नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी जो सेल वाल होती है ना, जो ये बैक्टीरिया है जो अपने यहाँ पे अटैक किया है, इसकी जो होती है ना बॉडी होती है ना, वो बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे अपने ब्रेन, अपनी स्किन, अपने जॉइंट्स के सेल होती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिमिलर होना, इससे क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी ना, वो इस बैक्टीरिया को तो किल करेंगे ही करेंगे, साथ में ना इस बैक्टीरिया की सेल शेप जैसी, इस बैक्टीरिया की स्किन जैसी अपने और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगेगी, जैसे ब्रेन, जैसे स्किन, जैसे जॉइंट्स और जैसे हार्ट। बस इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अंडरस्टैंड, इसको एक एक पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन से, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन से, ठीक है। एक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, जिससे क्या हुआ है, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई इसको किल करने के लिए। आवर बॉडी मेक एंटीबॉडी टू किल दिस बैक्टीरिया, ठीक है। हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, जिससे अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, टू किल दिस बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जो इस डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। मेन प्रॉब्लम क्या है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है ना स्पेसिफिक, जो बैक्टीरिया की स्किन पे अटैच होता है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है ना, जो बैक्टीरिया की स्किन या सेल वॉल पे ऊपर अटैच होता है, ठीक है। बैक्टीरियाज प्रोटीन, ठीक है, बैक्टीरियाज प्रोटीन लुक सिमिलर
like protein of our body's organ. प्रोटीन ऑफ आवर बॉडीज ऑर्गन, जो हमारे बॉडीज के ऑर्गन है ना, उसके प्रोटीन की जैसे इसकी बॉडी बन, इसका प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन ऑफ आवर बॉडीज ऑर्गन। ओके, तो क्या होता है, अब जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो इस बैक्टीरिया को तो किल करेंगी करेंगी, साथ में अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पे भी अटैक करना शुरू कर देंगी। ऑर्गन कौन से, जो 4 मैंने बताए थे, स्किन, ब्रेन, जॉइंट्स और हार्ट, ठीक है। जिससे क्या होएगा, इसकी वजह से क्या होएगा, अपनी ना बॉडी की एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाएंगी कि हम किसको अटैक करें। और ये इस बैक्टीरिया की ये क्वालिटी, ठीक है, कि ये अपनी बॉडी के प्रोटीन के जैसा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया का प्रोटीन इज इक्वल टू आवर बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स का प्रोटीन। तो ये बिल्कुल सिमिलर हो जाना, इसको बोला जाता है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब किसी का कॉपी करना। इसने कॉपी करी है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स के, तो इसको बोलते हैं दिस इज मोलिकुलर मिमिक्री। तो ये क्या है, दिस इज मोलिकुलर मिमिक्री। अब मिमिक्री का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। मोलिकुलर मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। यहाँ पे बैक्टीरिया ने क्या करा है, बैक्टीरिया ने कॉपी करा है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रोटीन को, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर प्रोटीन थे, ऐसा ही इस बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर प्रोटीन हो गया। इसको हमने बोल दिया बैक्टीरिया मोलिकुलर मिमिक्री, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना, अटैक करना शुरू कर देगा हमारे ऑर्गन्स को। तो आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है, आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग आवर, ठीक है, ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे कौन से ऑर्गन्स मैंने बताए थे, सबसे पहले तो था स्किन, सेकंड था अपना हार्ट, थर्ड था अपना ब्रेन, फोर्थ था अपना जॉइंट्स, ठीक है। यहां पे अलग अलग फीचर आएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्किन की। स्किन के अंदर आएगी एरिथमा, ठीक है, स्किन के अंदर होएगा एरिथमा मार्जिनेटम, स्किन के अंदर दिखेगी एरिथमा मार्जिनेटम, ठीक है। और स्किन के अंदर बनेंगे नोड्यूल्स, ये हम अलग से पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। आप बस यहाँ पे नाम लिख लीजिए, इनको एक्सप्लेन करेंगे अब हम क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। हार्ट के अंदर क्या होएगा, यहाँ पे होएगी पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस का मतलब कार्डियम, पेरिकार्डियम होती है हार्ट की लेयर, और पेन का मतलब होता है सारी। यहाँ पे हार्ट की तीनों लेयर्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा कोरिया। कोरिया का मतलब होता है पर्पसफुल जर्किंग मूवमेंट, पर्पसलेस जर्किंग मूवमेंट, कोई बेमतलब के ऐसे ही हाथ पैर चलाना, ठीक है। और जॉइंट्स के अंदर हो जाएगा इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स के अंदर होएगा इन्फ्लामेशन। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो जिससे अब इसकी वजह से क्या होएगा, फाइनली देखें, फाइनली बस रिजल्ट देख लेते हैं इसका। जॉइंट्स के अंदर होएगा इन्फ्लामेशन, ओके। इससे क्या होएगा, जो जॉइंट्स और ब्रेन है वे तो हील हो जाएंगे, लेकिन हार्ट है ना, हार्ट के अंदर ना डैमेज परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, joints and brain will heal, but heart valves damage permanently,
लेकिन हार्ट की वाल परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, हार्ट वाल विल डैमेज परमानेंटली। ओके, तो ये होगा लास्ट में रिजल्ट। अंडरस्टैंड पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई? पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या था भाई, एक बैक्टीरिया ने अपने थ्रोट को इन्फेक्ट किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर मोलिकुलर मिमिक्री हुई। मोलिकुलर मिमिक्री यानी बैक्टीरिया के प्रोटीन्स सिमिलर बन जाएंगे जैसे हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के सेल्स के प्रोटीन होते हैं, जिससे अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको अटैक करूं। तो ये अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देगा अपने ऑर्गन्स को, जैसे स्किन, ब्रेन, हार्ट और जॉइंट्स। जिससे क्या है, जॉइंट्स, ब्रेन और स्किन तो चलो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अपना हार्ट होगा ना, हार्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन हुआ था, सारी की सारी लेयर्स का इन्फ्लामेशन हुआ था, उसकी वजह से कभी कभी वाल्स डैमेज हो जाती है, और जो अगर वाल्स डैमेज हो गई तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब मैं बात करता हूं ईटियोलॉजी कि इसका ईटियोलॉजी क्या है। नाउ वी टॉक अबाउट ईटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, ठीक है। ईटियोलॉजी के अंदर इसका सबसे पहला ईटियोलॉजी है अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे फेरेंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। यानी ईटियोलॉजी के अंदर लिखेंगे अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और किसके द्वारा ये, बाई ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू, ठीक है, अनट्रीटेड, इसको करो पहले तो हाईलाइट, अनट्रीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसके द्वारा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये है इसका एटियोलॉजी। और एंटीलॉजी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा ऑटो इम्यून, ठीक है। तो ऑटो इम्यून एक बार स्टार्ट हो गया तो ये इसका एटियोलॉजी मीन तो रहेगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की, जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। ओके, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स है, एक जोन्स नाम का एक डॉक्टर था, एक साइंटिस्ट था, जिसने एक क्राइटेरिया दिया था, एक मेजर क्राइटेरिया, एक माइनर क्राइटेरिया, और आज के टाइम पे एक चीज और ऐड हो चुकी है इसके अंदर, असेंशियल क्राइटेरिया। तो जोन्स के अंदर 3 क्राइटेरिया है जो हम क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर, जोन्स क्राइटेरिया पढ़ने से पहले एक एशकोफ बॉडी होती है वो लिख लेते हैं सबसे पहले तो। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर होता है एशकोफ बॉडी, ASCS, एस्कोफ बॉडीज, ठीक है। एस्कोफ बॉडी क्या होती है, व्हाइट कलर लीजन इन मायोकार्डियम, लीजन्स इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ठीक है। और ये जो लीजन्स है ना, ये जो लीजन्स हैं, ये आप निकड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखना होगा। देखो इमेज के अंदर देखिए, ये हमने क्या करा है, जो आपको व्हाइट बीच में बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये है एस्कोफ बॉडी। ये मायोकार्डियम को जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं ना, तब अपने को देखने को मिलते हैं ये व्हाइट कलर की बॉडीज, जिसको हम एस्कोफ बॉडी कहे जाते हैं। कई बार एम्स ने पूछा हुआ है कि एस्कोफ बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच डिजीज, तो यहाँ पे आंसर होएगा अपना रूमेटिक फीवर, ठीक है। तो व्हाइट कलर के लीजन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट के अंदर, दिस इज एस्कोफ बॉडीज, ठीक है।
एस्कोपोडी हो गया खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्राइटेरिया, जिसका नाम है जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जिसका नाम है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया हमने को 3 तरह का पढ़ना है। एक तो मेजर क्राइटेरिया, एक माइनर क्राइटेरिया, एक असेंशियल क्राइटेरिया। मेजर, माइनर एंड असेंशियल। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेजर क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेजर क्राइटेरिया, मेजर जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो मेजर के अंदर स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजर के अंदर जोन्स है ना, तो जोन्स के नाम से ही JONES लिख लेते हैं। सबसे पहले J, 4-5 लाइन छोड़ के लिखो O, फिर 4-5 लाइन छोड़ के लिखो N, फिर 4-5 लाइन छोड़ के E, फिर 4-5 लाइन छोड़ के S। जोन्स क्राइटेरिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम सारों को अलग से। देखिए, सबसे पहले J का मतलब होता है जॉइंट। J स्टैंड्स फॉर जॉइंट्स। यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन। और कौन से जॉइंट्स के अंदर? एक जॉइंट्स के अंदर, 2 जॉइंट्स के अंदर, या ज्यादा जॉइंट्स के अंदर? तो इसके अंदर ज्यादा जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी पॉलीआर्थराइटिस यहाँ पे देखने को मिलती है अपनी पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है मोस्ट कॉमन अर्ली साइन। दिस इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन इन जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर के अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन, तो आपका आंसर होना चाहिए पॉलीआर्थराइटिस। ये है मोस्ट कॉमन अर्ली साइन। ओके, ये क्या है? और ये जो जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है ना, इन्फ्लामेशन होता है ना, इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये माइग्रेटरी होता है। ठीक है, एक माइग्रेटरी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है। माइग्रेटरी का मतलब आज ये वाला जॉइंट जो दुख रहा है, कल ये वाला दुखेगा, परसों दूसरे हाथ वाला दुखेगा, यानी एक बारी एक जॉइंट दुखेगा, फिर कोई सा और दुखेगा। यानी जो इन्फ्लामेशन है ना, या जो पेन है, वो ट्रांसफर होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, माइग्रेशन होता रहता है। तो इसको बोलते हैं कि ये एक माइग्रेटरी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर अफेक्ट करता है, सेकंड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लार्ज जॉइंट्स। जो बड़े जॉइंट्स है ना, जैसे साइनोवियल जॉइंट्स है, उनको अफेक्ट करता है। और ये भी चीज है इंपॉर्टेंट, एक माइग्रेटरी टाइप का इन्फ्लामेशन है और लार्ज जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। अगर एग्जाम में आ जाए लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लार्ज जॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड के अंदर ओ का मतलब, ओ का मतलब होता है, देखो ओ को अगर हम अच्छे से देखें ना, तो ओ को अगर ऐसे ना लिख के अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ओ को कुछ कुछ ऐसे लिख दूं, तो भी तो ये ओ ही रहेगा, दिखने में तो ओ ही लग रहा है दूर से। ठीक है, तो ओ को दिल जैसा बन जाए, दिल और ओ की शेप कुल कुछ एक जैसी होती है, तो इसलिए हम इसको ओ को ऐसे बनाते हैं, दिल की तरह। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है, जो फीचर होता है, वो होता है हार्ट का। और हार्ट के अंदर अपने को पता है इन्फ्लामेशन होगी, कार्डाइटिस, अभी हमने पढ़ा था कार्डाइटिस। और ये जो कार्डाइटिस होएगी, ये भी एक लेयर की कार्डाइटिस नहीं होगी, एक लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगा, मल्टीपल लेयर के अंदर, तीनों लेयर के अंदर होएगी, यानी पेनकार्डाइटिस। यानी पेनकार्डाइटिस अपने को देखने को मिलेगी मेजर क्राइटेरिया ऑफ जोन्स के अंदर। ठीक है, अब पेनकार्डाइटिस का मतलब लिख लो सबसे पहले तो, इन्वॉल्व्स ऑल लेयर। ठीक है, तीनों लेयर को इन्वॉल्व करेगी भाई, एंडोबी, मायोबी, पेरीबी। ठीक है, और इसको कहा जाता है, ये है एक मोस्ट सीरियस साइन। ठीक है, क्योंकि यहां पे बेबी को कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा होता है। ठीक है, और इसी के अंदर लिख लो एंडोकार्डाइटिस। आपने कार्डियो के अंदर पढ़े होंगे, जब भी एंडोकार्डाइटिस का इन्फ्लामेशन होता है तो कौन सी वाल्व मेनली अफेक्ट होती है? मिट्रल वाल्व अफेक्ट होती है। ठीक है, तो एंडोकार्डाइटिस
इज एंडोकार्डाइटिस इज ए मेजर कोज ऑफ ठीक है, जो एंडोकार्डाइटिस है वो कोज है मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन का, मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन का। ये चीज आपने कार्डियो के अंदर भी पढ़ी होगी, ठीक है, कार्डाइटिस। अब बात करते हैं एन। देखिए एन का मतलब होता है नोड्यूल्स, ठीक है, नोड्स या नोड्यूल्स, ठीक है, नोड्स या नोड्यूल्स। यहां पे क्या होता है, सबकुटेनियस नोड्यूल्स फॉर्म होने लग जाती है बॉडी के अंदर। क्या होता है यहां पे, सबकुटेनियस नोड्यूल्स फॉर्म होने लग जाती है। अब ये सबकुटेनियस नोड्यूल्स कैसे होती है ये आपको नहीं पता होगा, इसलिए इसकी देखते हैं हम इमेज। देखिए दिस इज द सबकुटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है, ये छोटे छोटे दिख रही हैं, देखो ये एरो बनी हुई, ये वाली, ये दो सबकुटेनियस नोड्यूल्स है, ये सबकुटेनियस नोड्यूल है, ये वाली ये थोड़ी डार्क स्किन है किसी की, कोई मेरे जैसा काला बंदा है, ठीक है, तो उसकी नोड्यूल्स है, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखने को मिलेगी इन जोन्स के मेजर क्राइटेरिया के अंदर, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये नोड्यूल्स होती क्या है, सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि नोड्यूल्स कैसी होती है, कैसी दिखती हैं, ठीक है। नोड्यूल्स के अंदर पहले लिखिए ये क्या है, एक तो सबसे पहले तो ये होती है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होती है, फर्म होती है, मतलब फर्म मतलब थोड़ी हार्ड, ऐसे नहीं पिलपिली सी दब जाए कहीं पे भी, ठीक है, फर्म होती है, ठीक है, और पेनलेस होती है, ठीक है, स्मॉल फर्म पेनलेस नोड्यूल्स होती हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमेशा बोनी प्रोमिनेंस पे, ठीक है, ओवर बोनी प्रोमिनेंस, यानी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये नहीं कहीं पे टिश्यूज वगैरह पे, जैसे बोन्स है ना उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर, ठीक है, ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इमेज में दिख रहा है, एल्बो दिख रही है, एल्बो के ऊपर, नी के ऊपर और स्पाइन के ऊपर, ऐसे बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है कहीं पे, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं पे भी प्रेजेंट होती है, ये बोन्स के ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। और ये हमेशा प्रेजेंट होती है विद सीवियर कार्डाइटिस। और ये जो नोड्यूल्स है ना, इसको आप लिख सकते हो, ये लेट साइन है, ठीक है, लिख, ये लेट साइन है, और केवल नोड्यूल ही लेट साइन नहीं है, एक और लेट साइन है जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोड्यूल्स लेट साइन है, तो इसको आने में टाइम लगता है, और ये कब आता है, जब सीवियर कार्डाइटिस हो, ठीक है, तो इट प्रेजेंट विद सीवियर कार्डाइटिस, प्रेजेंट विद सीवियर कार्डाइटिस। प्रेजेंट विद सीवियर कार्डाइटिस। अब इस नोड्यूल्स का आप इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेजेंट होती है, और ये किसके साथ प्रेजेंट होती है, सीवियर कार्डाइटिस के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ई, नाउ वी टॉक अबाउट जोन्स के अंदर ई। अरे स्पेस छोट थोड़ा रह गया, कोई ना, नीचे लिख देंगे, देखी जाएगी। अब बात करते हैं ई, JONE। ई का मतलब एरिदमा मार्जिनेटम, एरिदमा मार्जिनेटम, ठीक है, मार्जिनेटम, ठीक है। एरिदमा मार्जिनेटम क्या होता है, इमेज देखिए, ये है एरिदमा मार्जिनेटम, आपको दिख रहा है एरिदमा मार्जिनेटम। यहाँ पे क्या होता है, स्किन के ऊपर ना पिंक पिंक कलर के रैश बनने लग जाते हैं, ठीक है, ये स्किन के ऊपर कहीं भी बन सकते हैं, ट्रंक पे बन सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे बन सकते हैं, बस फेस को छोड़ के ना कहीं भी बन जाएंगे। कहाँ पे नहीं बनेंगे, केवल फेस के ऊपर दिख रहे हैं, ये पिंक पिंक कलर के रैशेज बन जाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एरिदमा मार्जिनेटम, ठीक है, दीज आर एरिदमा मार्जिनेटम। ये भी हाईलाइट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है,
एरिथमा मार्जिनेटम, इसका इमेज भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ, इमेज तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे रैश ऑफ पिंक कलर, रैश ऑफ पिंक कलर ऑन, रैश ऑफ पिंक कलर ऑन ट्रंक, ट्रंक पे, ठीक है, एंड एक्सट्रीमिटीज। और अगली लाइन में लिखेंगे नेवर ऑन फेस, फेस के ऊपर एरिथमा मार्जिनेटम कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। और लास्ट जोन्स क्राइटेरिया है NES। अब बात करते हैं एस के बारे में। देखिए एस क्या होता है, एस का मतलब है साइंडनहेम। सबसे पहले एस की फुल फॉर्म है साइंडनहेम कोरिया। साइंडनहेम डॉक्टर का नाम है जिसने अपने ऊपर एस का नाम यहां पे टिका, यहां पे नाम है साइंडनहेम का कोरिया। आप केवल कोरिया के नाम से याद रख लो, ये साइंडनहेम याद रखने की जरूरत नहीं है। कोरिया, साइंडनहेम कोरिया, ठीक है। कोरिया का मतलब होता है पर्पसफुल ना पर्पसलेस जर्किंग मोशंस। जैसे ये देखो, इस बंदे को कुछ नहीं, बस चलता फिरता ऐसे कार्टून बन रहा है। ये है कोरिया। कोरिया का मतलब पर्पसलेस, बिना मतलब के वैसे ही बॉडी की मूवमेंट करते रहना, ठीक है। दिस इज पर्पसलेस जर्किंग मोशंस, ठीक है। साइंडनहेम कोरिया के अंदर लिखो पर्पसलेस यानी कोई मतलब नहीं, पर्पसलेस जर्किंग, पर्पसलेस जर्किंग मूवमेंट। ये क्यों आई है, क्योंकि इस टाइम पे जो रोमेटिक डिजीज है उसने ब्रेन को अफेक्ट कर दिया है, ठीक है। ब्रेन को अफेक्ट होने की वजह से कोरिया के सिम्टम आते हैं, ठीक है। पर्पसलेस जर्किंग मूवमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन एक बारी ना रेलवे में पूछा गया था कि ब्रेन का ना कोरिया के अंदर कौन सा पार्ट मेनली इन्वॉल्व होता है, तो आप ब्रेन ना लिख के सीधा यही लिख दो बेसल गैंग्लिया, ठीक है। पर्पसलेस जर्किंग मूवमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। पर्पसलेस जर्किंग मूवमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसल गैंग्लिया, ये थे मेजर क्राइटेरिया। अब बात करते हैं हम माइनर क्राइटेरिया की। नाउ वी टॉक अबाउट द माइनर क्राइटेरियाज। मेजर क्राइटेरिया हो गए, 5 मेजर क्राइटेरिया थे। अब बात करेंगे हम माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया देखो, माइनर क्राइटेरिया के अंदर 5-6 क्राइटेरिया है, आपको लिखना है, जो याद रखना है। सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन के अंदर अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वहां पे सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR हमेशा एलिवेटेड मिलता है। माइनर के अंदर लिखेंगे इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ESR, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, ये चीज इंक्रीज मिलेगी। सेकंड, यहां पे जॉइंट पेन मिलेगा। जॉइंट पेन को क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रेल्जिया, अट्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, ठीक है, यानी ये क्या है, जॉइंट पेन। थर्ड, यहां पे रोमेटिक फीवर है, तो फीवर को यहां पे माइनर क्राइटेरिया में रखा है, क्योंकि फीवर इज नॉट ए स्पेसिफिक साइन। फीवर किसी भी वजह से आ सकता है, जरूरी नहीं पर रोमेटिक कंडीशन की वजह से भी आया हो, तो फीवर को इसीलिए हम रखेंगे माइनर क्राइटेरिया के अंदर। पिछ अगला, कभी पास्ट में एक्सपोजर हुआ हो इस पैथोजन से, यानी पास्ट एक्सपोजर ऑफ रोमेटिक फीवर, एक्सपोजर ऑफ रोमेटिक फीवर,
बच्चे को कभी पास्ट हिस्ट्री रही हो रोमेटिक फीवर के साथ की, ठीक है, रोमेटिक फीवर, पास्ट हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर, ओके। और बात करें ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, जब भी कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होती है तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हम चेक करेंगे तो डब्ल्यूबीसी हमेशा ज्यादा मिलती है, यानी ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस यानी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस अपने को देखने को मिलेगा माइनर क्राइटेरिया के अंदर। ये सारी चीज थी माइनर क्राइटेरिया के अंदर। कई बार ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ जाता है, 4 ऑप्शन देंगे कि भाई इन चारों में से कौन सा मेजर क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है, उसके अंदर फीवर होगा। फीवर हमेशा याद रखना, हमेशा इस माइनर क्राइटेरिया के अंदर 2 चीज हाईलाइट कीजिए, एक तो आर्टरेल्जिया और एक फीवर, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। माइनर क्राइटेरिया के अंदर जॉइंट पेन और फीवर हमेशा माइनर के अंदर ही आएगा। ये थे माइनर क्राइटेरिया। अब बात करते हैं असेंशियल क्राइटेरिया। असेंशियल क्राइटेरिया, असेंशियल मतलब भाई ये तो होने चाहिए, असेंशियल है, दीज आर द मस्ट क्लिनिकल फीचर। रोमेटिक फीवर के अंदर ये मस्ट क्लिनिकल फीचर है। असेंशियल मतलब कंपल्सरी, ये तो कंपल्सरी है, ये तो मस्ट होने चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी, ओके। इसके अंदर 2 ही चीजें आपको याद रखनी है। हम डायग्नोस करेंगे तो टाइटर लेते हैं, एक तो एएसओ टाइटर होता है, वो एएसओ टाइटर हमेशा इंक्रीज मिलेगा। दूसरा थ्रोट कल्चर लेंगे तो वो थ्रोट कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो असेंशियल क्राइटेरिया के अंदर लिखते हैं 2 ही साइन है जो इंपॉर्टेंट है ही 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज एएसओ टाइटर, ठीक है, एएसओ टाइटर लेंगे हम भाई, देखो पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एएसओ टाइटर लेते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव थ्रोट स्वैब कल्चर, और दोनों को करो आप हाईलाइट। रूमेटिक फीवर उसी कंडीशन को कहेंगे जिनके अंदर ये 2 चीज तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हाउ डू वी डायग्नोस कि भाई किसी पर्सन को रोमेटिक फीवर है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर ध्यान रखना, डायग्नोसिस के अंदर इसको कंफर्म करने के ना, रोमेटिक फीवर है या नहीं कंफर्म करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं टू कंफर्म। अपने पास 2 तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या कहता है, असेंशियल क्राइटेरिया, एक तो बेबी के अंदर असेंशियल क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए, यानी भाई थ्रोट कल्चर पॉजिटिव आ गया और प्लस में स्वैब भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। थ्रोट स्वैब कल्चर प्लस में एएसओ टाइटर दोनों आ गए, ठीक है। खाली इन दोनों के पॉजिटिव आने से हम रोमेटिक फीवर नहीं करेंगे, प्लस में 2 मेजर क्राइटेरिया भी बेबी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। जब हम कहेंगे कि हाँ ये रोमेटिक फीवर है तो लिख लेते हैं असेंशियल क्राइटेरिया, असेंशियल क्राइटेरिया तो होना चाहिए, प्लस 2 मेजर क्राइटेरिया भी होने चाहिए, ठीक है। तब कहेंगे हाँ जी ये दिस इज कंफर्म। सेकंड, असेंशियल क्राइटेरिया प्लस में अगर 1 मेजर है प्लस में 2 माइनर है तो भी हम कह देंगे कि हाँ जी ये चीज तो है कंफर्म ही रोमेटिक फीवर, और ये दोनों है इंपॉर्टेंट, इसको कीजिए हाईलाइट, ठीक है। असेंशियल क्राइटेरिया प्लस 2 मेजर, असेंशियल क्राइटेरिया प्लस 1 मेजर प्लस 2 माइनर, तो ये चीज तो होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे कंफर्म। अब बात कर लेते हैं दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जैसे हम भाई सीबीसी कर लेंगे। सीबीसी के अंदर भाई डब्ल्यूबीसी अपने इंक्रीज मिलेंगे, भाई इन्फ्लामेशन है, पैथोजन का एक्ट करा है। ईसीजी करेंगे हम देखने के लिए कि कोई वाल वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं होगी, हार्ट की रिदम वगैरह तो चेंज नहीं हो गई है। उसके बाद हम ईएसआर कर लेंगे, एएसओ टाइटर कर लेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, वो सारा चीजें हम कर लेंगे। तो ये था डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट।
अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट में। एक बेबी है अपने पास, क्या है, बेबी है जिसको क्या है, रोमेटिक फीवर है। उसके उसको जॉइंट पेन भी हो गया, उसको फीवर भी होगा, उसको पर्पसलेस जर्किंग मोशंस भी होंगे, उसकी स्किन भी इन्वॉल्व होगी। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर हार्ट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, बेबी को प्रिवेंट करेंगे कि ज़्यादा वो मोशन वगैरह ना करे, ज़्यादा भाग दौड़ ना करे। उससे क्या होएगा, मे बी हार्ट के अंदर कुछ एरिदमिया हो जाए। तो सबसे पहले तो मेंटेन बेड रेस्ट करना है अपने को। मेंटेन करना है बेड रेस्ट को। ठीक है, क्यों हार्ट बेड रेस्ट को मेंटेन करना है, क्योंकि भाई मे बी हार्ट के इंटरनल लेवल इन्वॉल्व हो, और मे बी बेबी को एग्जॉशन हो जाए। एग्जॉशन होने से और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी की एनर्जी को अपने को कंजर्व करना है। यहाँ पे पहले तो बेड रेस्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, फिर अपना मेजर काम क्या है, मॉनिटर करना है कॉम्प्लिकेशंस के लिए, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही हार्ट की वजह से, ठीक है, या ब्रेन की वजह से, ठीक है, या जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा पेन है, तो इन्फ्लामेशन है, कोई बेबी के अंदर कोई चोट ना लग जाए, तो कॉम्प्लिकेशन के लिए हमने मॉनिटर करना है। उसके बाद जॉइंट्स के अंदर पेन है और साथ में फीवर है, तो हम एज ए नर्स हम क्या कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। फीवर है तो कोल्ड एप्लीकेशन, जॉइंट के अंदर पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो हॉट एप्लीकेशन। तो हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। हॉट एप्लीकेशन फॉर जॉइंट पेन, आर्ट्रेल्जिया, कोल्ड एप्लीकेशन फॉर फीवर। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट को कोरिया है, इफ पेशेंट हैज कोरिया, अगर बेबी को कोरिया है तो क्या करेंगे, हमने उसको सीजर प्रिकॉशन देना है। हमने सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करनी है। कहीं बेबी ऐसी जगह पे, ऊंची जगह पे तो नहीं बैठा है, अगर सीजर आ जाएंगे तो फिर क्या करना है, बेबी को भाई अपने को लेटरल पोजीशन दे देनी है, इंजरी से बचाना है। तो हमने अगर कोरिया है तो क्या करेंगे, गिव सीजर प्रिकॉशंस। गिव सीजर प्रिकॉशंस। ठीक है, तो हम देंगे सीजर प्रिकॉशंस। ओके, अगला नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर बेबी ने कभी थोड़े दिन पहले ही, अभी कभी भी आपने को पता लगा कि भाई आजकल में बेबी ने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, तो डेंटल प्रोसीजर के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। ठीक है, तो इसलिए अगर डेंटल प्रोसीजर कराया है तो अपने को कंप्लीट प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स बेबी को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स एंटीबायोटिक का देना है बेबी को अगर बेबी ने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है। क्योंकि डेंटल प्रोसीजर में क्या होता है, अपनी गम्स के पास ना बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। जब हम कोई डेंटल प्रोसीजर जैसे दांत वगैरह निकलवाए ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ना, ग्रुप एबिटो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इजिली वाया डेंटल रूट बहुत बारी एंटर हो जाता है। और ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली भी कि किसी बच्चे को रोमेटिक फीवर है, उसकी ना पास्ट हिस्ट्री जरूर रही होती है कोई डेंटल प्रोसीजर की। ठीक है, तो इफ डेंटल प्रोसीजर, अगर बेबी ने कोई डेंटल प्रोसीजर किया है तो गिव एंटीबायोटिक्स, और कंप्लीट कोर्स देना, ये नहीं 7 दिन का है तो 5 दिन दे देंगे, नहीं, कंप्लीट। तो गिव एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्टिकली। ठीक है, अब अगला भाई न्यूट्रिशन दो, फ्लूइड दो। गिव न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो और फ्लूइड प्रोवाइड करो।
हमने सीजर से बचाएंगे बेबी को, और हम क्या करेंगे, अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपना मेन गोल क्या होना चाहिए भाई, एक तो कॉम्प्लिकेशंस को बचाना, एक बेबी की एनर्जी को कंजर्व करना और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट की, अब लिखिए मेडिकल मैनेजमेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, पता होना चाहिए कि इसका गोल क्या है मेडिकल मैनेजमेंट का, ठीक है। व्हाट इज द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, तो गोल क्या है, इस इन्फेक्शन को बिल्कुल इरेडिकेट कर देना, ठीक है। तो अपना गोल है इरेडिकेट इन्फेक्शन, इरेडिकेट इन्फेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ड्रग्स की, ठीक है। तो ड्रग्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एक ही है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। और ये है ड्रग ऑफ चॉइस, इसको कीजिए हाईलाइट, ठीक है। और अभी तक तो यही आया है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो सबको पता है, लेकिन कल को एम्स ये भी पूछ सकता है कि पेनिसिलिन कौन से वाले, क्योंकि पेनिसिलिन के भी कई सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन यूज की जाती है उसका नाम होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन। और इसको भी कीजिए आप हाईलाइट। भाई ये बेंजाथिन पेनिसिलिन इतनी गंदी एंटीबायोटिक है, इसको हमेशा ज्यादातर दिया जाता है आईएम दिया जाता है, और ये इतनी ज्यादा थिक होती है ना कि ये हम किसी पर्सन के अंदर हम आईएम ग्लूट्स के अंदर अगर डालते हैं तो कितना ही जोर लगाओ, ऐसे पूरा जोर लगाना पड़ता है पर्सन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, ये निकलती ही नहीं है, बिल्कुल इतनी अड़ जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है, उसको पूरा सिरिंज को पकड़ के ऐसे जोर देना पड़ता है, क्योंकि ये जो होती है ना बहुत ज्यादा थिक होती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, दूध से भी ज्यादा व्हाइट कलर की होती है, बहुत थिक होती है, बड़ा मुश्किल होता है इसको आईएम लगाना, ठीक है। और खास बात यह इसके कई सारी वाइल्स पे लिखा होता है फॉर आईएम पर्पस ओनली, ठीक है। तो ये है बेंजाथिन पेनिसिलिन। अब बात करते हैं इस बेंजाथिन पेनिसिलिन को हम देते कैसे हैं, तो मैंने आपको अभी बता दिया, इसको हम आईएम देते हैं, ठीक है। आईएम दे सकते हैं हम इसको सिंगल डोज में, वी गिव इट इन सिंगल डोज, ठीक है। और डोज भी कितनी होएगी, अगर इफ जो बेबी है, बेबी का वेट लेस देन 27 केजी है, 27 का पता नहीं क्या ही क्राइटेरिया करा, 27 केजी का क्राइटेरिया कर दिया, अगर बेबी का वेट है 27 केजी से कम तो हम देते हैं 6 लाख यूनिट, ठीक है। तो हम देते हैं 6 लाख यूनिट। वहीं अगर बेबी का वेट है ग्रेटर देन 27 केजी, आप डोज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल रूट याद रख लेना, इतना ही बहुत है, ठीक है। अगर बात करें अगर वेट है ग्रेटर देन 27 केजी तो हम डोज को कर देंगे डबल, 12 लाख यूनिट, अंडरस्टैंड। बेंजाथिन पेनिसिलिन। अगर आप एक चीज और होती है, अगर कोई बेबी पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो कौन सी ड्रग देंगे, अगर कोई बेबी पेनिसिलिन से एलर्जिक है, अगर कोई बेबी, क्या पेनिसिलिन लिख दी मैंने, पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, गिव करो एरिथ्रोमाइसिन, देन गिव एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देंगे हम। एरिथ्रोमाइसिन का भी अगर डोज पूछ ले तो यहां पे डोज होती है 40 mg पर केजी पर डे, 40 mg पर केजी पर डे,
40 mg पर kg पर डे, ठीक है। ये है डोज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, 40 mg पर kg पर डे, ठीक है, ओके। और ये अगर पूछ ले कि ये कितने दिन के लिए दिए जाते हैं, तो ये दी जाती है फॉर 10 डेज। वैसे तो कोई नहीं पूछेगा इतना डीपली, तो मेरे को लगता नहीं एम्स अभी 4-5 साल तक तो पहुंच पाएगा, ठीक है। इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन देन वी गिव एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये चीज, ओके। ये तो ड्रग्स थी, ट्रीटमेंट। अब बात करा जाए फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अब बात करा जाए, अगर ड्रग्स हम बात करें फॉर प्रोफाइलैक्सिस, यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस मतलब डिजीज अभी प्रेजेंट नहीं है करंट में, लेकिन डिजीज ना हो उसके लिए हम क्या देते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी भाई अपनी चॉइस एक ही रहेगी, बेंजाथिन पेनिसिलिन, जो अभी ऊपर हमने लिखा है। प्रोफाइलैक्सिस की बात करेंगे, फॉर प्रोफाइलैक्सिस हम देते हैं बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन ही देंगे। और इसको भी यहाँ पे IM ही देंगे, और इसकी भी डोज सेम 6 लाख यूनिट होएगी, 6 लाख यूनिट होएगी। इसको देंगे हम एवरी, फॉर प्रोफाइलैक्सिस देना है ना अपने को बचाव के लिए, एवरी 3 से 4 वीक पे देते हैं, एवरी 3 to 4 वीक पे देंगे। कितनी देंगे? 6 लाख यूनिट, सेम जो हमने ऊपर दी थी, ठीक है। और ये कब तक दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस डोज, अगर बात करें जाए प्रोफाइलैक्सिस डोज दे कब तक सकते हैं, और ये दे सकते हैं फॉर ईयर्स, कई सालों तक दे सकते हैं। और ईयर्स में भी पूछे तो भाई इसको दिया जा सकता है बेबी के अंदर 5 से 10 साल तक भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर अपने को प्रोफाइलैक्टिकली देनी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे। ये प्रोफाइलैक्सिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ड्रग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के, बेबी को जो जो सिम्टम्स आए थे उसके हिसाब से कैसे मैनेज करेंगे। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहला फीचर है भाई जॉइंट्स पेन, यानी आर्थराइटिस। बेबी को जॉइंट पेन हो रहा था, तो जॉइंट पेन के लिए पेन प्लस इन्फ्लामेशन हो रही थी, तो इन्फ्लामेशन और पेन के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? सबसे पहली चॉइस अपनी होती है NSAIDs। और NSAIDs में भी पूछे तो यहाँ पे हम देंगे एस्पिरिन, और इस एस्पिरिन को करो आप हाईलाइट, ठीक है, यहाँ पे देंगे एस्पिरिन। क्यों? क्योंकि ये जो एस्पिरिन है ना, रोमेटिक फीवर वाले बेबी के अंदर एक रामबाण की तरह काम करती है। जैसे ही हम एस्पिरिन देते हैं ना, बेबी के अंदर ड्रामेटिक रिलीफ होता है, बिल्कुल ड्रामेटिक, एकदम से पूरा पेन खत्म एस्पिरिन देते ही, ठीक है। तो ये करता है क्या? गिव ड्रामेटिक रिलीफ। लिखने को लिख सकते हैं, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, गिव ड्रामेटिक रिलीफ। हाँ, लेकिन इसका डोज जरूर लिखो। इसकी डोज होती है, बहुत इजी है याद करने की, 80 से लेके 100 mg, 80 टू लेके 100 mg पर kg पर डे, ये होती है इसकी एस्पिरिन की डोज। अब सेकंड, अगर क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे सिम्प्टोमेटिक के अंदर, अगर है कार्डाइटिस, इफ कार्डाइटिस है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अपने पास कार्डाइटिस है, कार्डाइटिस मतलब जो हार्ट की मसल है वहां का इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के अपने को स्ट्रॉन्ग चीज देनी पड़ेगी। तो इन्फ्लामेशन के अंदर को रिड्यूस करने के लिए पहले हमने वीक चीज क्या दी थी? स्टीरॉइड, NSAIDs दिए थे, नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए थे। अब हम दे देंगे स्टीरॉइड्स, जहां पे हम हार्ट की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टीरॉइड्स दे देंगे। और स्टीरॉइड्स के अंदर भी चॉइस होती है प्रेडनिसोलोन की, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है बेबीज के अंदर। देने को हाइड्रोकोट भी दे सकते हैं, डेक्सामिथोसोन भी दे सकते हैं, लेकिन बेबीज के अंदर चॉइस होती है प्रेडनिसोलोन की। और प्रेडनिसोलोन की भी अगर डोज पूछे तो डोज होती है 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये होता है कार्डाइटिस का मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर थर्ड, यानी हार्ट फेलियर।
वैसे इसका तो क्या ही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, ये तो अलग ही हो गया। अगर हार्ट फेलियर हो जाए, क्यों हुआ है? मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से, मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन हो गया था यहाँ पे, हार्ट फेलियर हो गया, तो भाई कौन सी ड्रग देते हैं अपने को पता ही है। एक तो डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है, एक हम कौन सी देते हैं, ACE इनहिबिटर्स देते हैं, आपने कार्डियो में जरूर पढ़ा होगा। और कौन सी देते हैं हम, डाइजोक्सिन भी देते हैं, इनहिबिटर्स, ठीक है, ACE इनहिबिटर। और सबसे मेन तो डाइजोक्सिन तो सबसे पहले ही लिखनी थी। डाइजोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, आप सभी को पता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन भी दे देंगे, प्लस में सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये तो अपने को पता ही है। हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट, आपने हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट पढ़ ही लिया होगा कार्डियो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जो बेबी के अंदर हम करेंगे, ठीक है। फोर्थ सिम्टम्स हो सकता है कोरिया। कोरिया पता था आपको, पर्पसलेस जर्किंग मोशन आ रहे थे, ऐसे हाथ पैर ऐसे हिला रहा था, कार्टून बन गया था, ठीक है। तो इसका ना नोट रिक्वायर्ड, इसका कुछ भी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी ना, ये इन्फेक्शन ठीक हो गया, कोरिया अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोरिया कुछ ज्यादा ही है, फिर भी मैनेज करना ही करना है, तो लो भाई हेलोपेरिडोल दे दो, हेलोपेरिडोल दो और बेबी हो गया शांत, ठीक है। हेलोपेरिडोल को भाई जितनी डोज डॉक्टर लिखे ना उतनी ही देनी है, ज्यादा दे देंगे तो बेबी, ठीक है। हेलोपेरिडोल दे देंगे और सोडियम वेलपोरेट दे देंगे, ये ज्यादातर बेबीज के अंदर यूज होती है। अब बात करते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर पांचवा मैनेजमेंट भाई फीवर है। फीवर के लिए क्या देंगे, कोल्ड स्पंजिंग दे देंगे, फीवर का क्या ही लिखने की जरूरत है, कोल्ड स्पंजिंग कर दो और PCM दे दो, ये सारी चीजें अब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले एक ही लिखो, सारे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर? रूमेटिक फीवर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कार्डियो के अंदर यहाँ पे तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जब एंडोकार्डाइटिस का इन्फ्लामेशन होता है, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट मिट्रल वाल्व होती है। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी क्या होएगा, मिट्रल वाल्व का ही होएगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन, मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन, मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था रूमेटिक फीवर। तो थैंक यू फॉर द क्लास।